हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस सुडुक परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की सेशन में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टोटल 60 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप सभी का सही करने का लक्ष्य 60 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथ ही जैसा कि लगातार आपको हर एक क्लास में इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सही करने का टारगेट मिलता है, तो आज साथ ही 60 प्रश्न हल करना है और देखना है कि 35 प्रश्न सही हो पा रहे हैं या नहीं। ये सारे प्रश्न 2018 और 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में जो आए हैं वही सवाल साथी होने वाले हैं। ओके दोस्त, तो सारे प्रश्न 2025 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी डेली क्लास चलती है, एक तो सुबह 8 बजे चलती है और एक 11:30 AM पे चलती है और एक शाम को 7 PM पे चलती है। ओके दोस्त, तो चलिए आज प्रीवियस ईयर का पहला प्रश्न देखते हैं। तो सभी बताएंगे कि पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, नीचे दी गई नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो इन नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? पेरियार नदी को, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी किसे कहा जाता है? तो साथ ही गोदावरी नदी को कहा जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक आती है, गोदावरी। तो पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दो राज्यों के बीच विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जा सकता है? दो राज्यों के बीच विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जा सकता है? बताइए दोस्त। तो याद रखिए, मूल क्षेत्राधिकार के द्वारा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथी, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने करवाया था। ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से आईएनसी के किस क्षेत्र सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो साथ ही आईएनसी के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? 1911 या 1930, 1947 या 1956 में? बताएंगे सभी साथी, आईएनसी के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो याद रखिए दोस्त, 1911 के सत्र में। याद रखिएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। 1809 में लॉर्ड किसने महाराज रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो बताइए दोस्त, 1809 में लॉर्ड ने महाराज रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया। तो 1809 में जो साथी अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, एक तो महाराजा रणजीत सिंह थे और एक दूसरा कौन था? तो याद रखिएगा, चार्ल्स टी मेटकॉफ था। जो लॉर्ड चार्ल्स टी मेटकॉफ था, इसके बीच हुआ था दोस्त। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। भारत के संविधान ने किस देश की संविधान से एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता को ग्रहण किया है? तो भारत के संविधान ने किस देश की संविधान से एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता को ग्रहण किया है? तो सर जी, ब्रिटेन देश के संविधान से। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तवन शामिल है, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तवन शामिल है, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्मृति, सूक्त, श्रुति या मंडल? तो याद रखिए, सूक्त बोला जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो मेरे दोस्त, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, ये किससे बिलोंग करता है? बता सकते हैं अनुच्छेद 324 में किसका वर्णन है? तो याद रखिए, भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, उसे क्या कहा जाता है? भाई, मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ओडोमीटर बोला जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और साथ ही आप जो ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि था वो 22 फरवरी था। अब लेकिन दोस्त, रेलवे ने नोटिस दिया था 19 तारीख को 6:35 पर, जो कि अब बढ़कर 1 मार्च हो चुकी होगी।
हो चुकी है, हो चुकी नहीं हो गई है। तो जितने भाई अभी तक ग्रुप डी 2025 का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो भाई जाकर फॉर्म भर दीजिए। क्यों, आज 27 फरवरी है, कल 28, उसके बाद 1 मार्च आ जाएगा। यानी 27 आज बाकी है, 28 और 1, ये 3 दिन बाकी है। तो दोस्त 1 मार्च को फॉर्म भरने जाएंगे तो वैसे तो फॉर्म भरा नहीं जा पाएगा क्योंकि साइट थोड़ा सा व्यस्त हो जाता है। तो ध्यान से जितने लोग अभी ग्रुप डी फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो जल्द से जल्द जाके फॉर्म को अप्लाई कर दे। 10th के पे बेस पे फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ओके दोस्त, अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो जैसा कि दोस्त इसमें जो 32,438 पदों पर वैकेंसी चल रही है, फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। एक साथ ही हमने आंदोलन किया था, जो SK झा सर ने भी आंदोलन किया था रेलवे के जो ग्रुप डी की वैकेंसी इसको बढ़ाने के लिए। तो बहुत अच्छा ट्यूट मतलब कि आप सभी लोग का सहयोग मिल रहा है। तो बस साथ ही इसको अच्छे से मतलब कि आप लोग ट्यूट करते रहिए, ज़रूर बढ़ेगा। वैसे तो ग्रुप डी में फॉर्म जो आया था 32,438, ये तो बढ़कर साथ ही लगभग 1 लाख पद तो जरूर होगा, ये तो बात याद रखिए। तो अपने आप लोग तैयारी अच्छे से डेली की डेली करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं, एक दिन भी मिस मत कीजिएगा। डेली का डेली जितने भी हम क्वेश्चन करें उसको तैयारी करते रहे तो देखिएगा जब लास्ट में आप एग्जाम देने जाएंगे ना, कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया जाएगा तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मालूम होगा। ये तो मेरा आपसे वादा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा, इसकी रचना किसने की है? तो सर जी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर समुद्र का नाम है? भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर समुद्र का नाम है? तो याद रखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भारतीय राजनीतिक दल, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो यानी दोस्त आप बोल सकते हैं कि एक भारतीय राजनीतिक दल जो है ये हुआ था स्थापित एलन ओ ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है दोस्त? किस महीने में होता है? बता सकते हैं? बिल्कुल सर जी 21 जून को। याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो साथ ही समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन इनमें से? तो याद रखिए जल में चीनी एक समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है, जल में चीनी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड, त्रिपुरा, असम या पश्चिम बंगाल में? तो साथ ही याद रखिएगा मोत्सु महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का एक फेमस त्यौहार है जो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है, जो कि दोस्त इसे बोला जाता है भाई त्योहारों का त्यौहार बोला जाता है, जो कि 10 दिनों तक मनाया जाता है। 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है, जाके 10 दिसंबर को समाप्त होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? तो याद रखिए नरसिंह देव फर्स्ट के यानी प्रथम। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? तो साथ ही कार्बन का संयुक्त रूप इनमें से कौन नहीं? चाक, संगमरमर, हीरा या डोलोमाइट? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है हीरा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है क्योंकि यह नौकरियों की कमी के कारण नहीं है? भाई इनमें से किसे स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है क्योंकि यह नौकरियों की कमी के कारण नहीं है? तो याद रखिए दोस्त घर्षण बेरोजगारी है। बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 1954 में भारत ने किस देश से मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सिद्धांत शामिल थे? बताइए दोस्त पंचशील की समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? यही सवाल आपसे पूछ रहा है। 1954 में भारत ने किस देश से मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सिद्धांत शामिल थे? तो याद रखिए दोस्त चीन देश था ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 और 150
किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 149, 150 ये किससे संबंधित है? तो याद रखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यानी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए, काफ़ी जी सवाल है, सभी साथी बताएंगे सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। तो याद रखिए बिहार राज्य में स्थित है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल लग रहा होगा, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे दोस्त, क्योंकि लगातार हम सुबह 8 बजे आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं, एक 11:30 AM पे प्रोवाइड करते हैं और शाम को 7 PM पे। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर भी करेंगे, लाइक कर नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। जब भी हम क्लास आपके लिए प्रोवाइड करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। ओके दोस्त, तो नोटिफिकेशन आप लोग ऑन करेंगे। 23 नंबर बताइए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो मेरे दोस्त वेल्ड बोला जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो इनमें से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो याद रखिए नर्मदा नदी करती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1961 से लेकर 1966 के बीच चला था। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। भारतीय कैलेंडर के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? भारतीय कैलेंडर के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो याद रखिए मार्गशीर्ष पौष में आती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो साथ ही खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट का किया जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखिए कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ये ऑप्शन भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो लास्ट में साथ ही आप सही बताएंगे, ये 60 नंबरों का टेस्ट चल रहा है। यदि आपने ग्रुप डी 2025 का फॉर्म अप्लाई किया होगा, सिलेबस देखा होगा, तो 30 क्वेश्चन भाई सबसे अधिक रीजनिंग के आ रहे हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर, 25 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे और 25 क्वेश्चन दोस्त मैथ के। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी ये भी आपका 100 यानी 60 नंबर का टेस्ट चल रहा है। तो आप जरूर बताइएगा कि आप सभी का साथ ही 60 नंबर में से कितना स्कोर आज के इस सेशन से। देखिए 29 नंबर, भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? भारत में कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? पहले देखिए किस राज्य से गुजरती है। एक तो राजस्थान से जाती है, छत्तीसगढ़ से भी, मिजोरम से, लेकिन दोस्त मेघालय राज्य से नहीं जाती। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये ऑप्शन भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। ड्रिबलिंग ये किस खेल से संबंधित शब्द है? बताइए ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है? तो भाई याद रखिए बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। झांसी की रानी को हराने वाला अंग्रेज जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, ये थी महत्वपूर्ण सवाल है। झांसी की रानी को हराने वाला जो साथी अंग्रेज था वो कौन था? तो याद रखिए ह्यूरोज था मेरे दोस्त। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? मेरे दोस्त अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस डेट को मनाया जाता है? किस महीने में, किस डेट को? तो भाई आप देख रहे होंगे यहाँ पे अक्टूबर 2 दिया, यानी अक्टूबर के ही महीने में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यानी दोस्त महात्मा गांधी जी की जयंती के ही दिन तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के गठन से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के गठन से संबंधित है? तो याद रखिए अनुच्छेद 169 है। बी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सबसे पहले दिया गया था कहाँ पर दोस्त? किस सम्मेलन में दिया गया था दोस्त? एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सबसे पहले दिया गया था, बता सकते हैं आप सभी लोग? बिल्कुल सर जी, एशियाई देशों का सम्मेलन 1947 में दिल्ली में दिया गया था, नई दिल्ली में। जो एशियाई देशों के सम्मेलन, बस आपको 1947 याद रखना है दोस्त। सभी तो देखिए नई दिल्ली ही है, एशियाई देशों के सम्मेलन ही है, बस डेट में देखिए फ़र्क है, 1947 में दिया गया था। यानी ए ऑप्शन भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को पराजित किया था? अभी साथी इससे पहले आपने रानी लक्ष्मीबाई को कौन अंग्रेज ने हराया था याद किया होगा उस प्रश्न का जवाब, तो इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, बता सकते हैं आप सभी लोग। यानी जो रानी लक्ष्मीबाई को हराया था तो वही तात्या टोपे को हराया था, यानी जो रानी लक्ष्मी को पहले हराया था वही तो तात्या टोपे को भी हराएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान ही साथी पराजित किया था। तो इसमें देखिए ह्यूग रोज लिखा है मेरे दोस्त, ह्यू रोज ने ही हराया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भाई राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। राजस्व प्राप्तियां होती है क्योंकि वे सरकार पर दावा नहीं करती हैं। बताइए दोस्त राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं क्योंकि वे राज्य सरकार पर दावा नहीं करती हैं? तो याद रखिए दोस्त गैर प्रतिदेय होती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। उदयगिरी और खंडगिरी के प्रसिद्ध गुफाएं ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं तो दोस्त याद रखिए उड़ीसा में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? तो साथी खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? उससे क्या हमें इशारा मिल जाता है कि इस प्लेयर को, बैडमिंटन प्लेयर को ब्लैक कार्ड दिया गया है, यानी वो प्लेयर कैसा होगा? निलंबन होगा, दोष होगा, चेतावनी होगा या अयोग्यता होगा? तो ब्लैक कार्ड यानी अयोग्यता हो जाएगा दोस्त। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो काफ़ी इजी सवाल है, बताइए दोस्त। मौलिक अधिकार को 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो साथ ही याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार को, है ना दोस्त। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली? तो साथ ही कांग्रेस का पहला अधिवेशन जब इसकी स्थापना 1885 में हुई थी तो 1885 में ही बॉम्बे में हुई थी पहला अधिवेशन। बी ऑप्शन बिल्कुल बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथ ही आपको एक बेस्ट तरीका बताते हैं कि जब भी आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए या प्रैक्टिस सेट लगाइए तो क्वेश्चन जितना मान लीजिए हम शुरू में आपको बता दें डेली क्लास में कि आज के सेशन हम लोग इतना क्वेश्चन करेंगे, तो पेन पेपर लिखकर जितना मान लीजिए हम आज के सेशन में 60 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 1 2 3 लिखकर 60 आप ऐसे अंक गिनती लिख लें। फिर जैसे पहला क्वेश्चन सही हो रहा है तो ऐसे टिक कीजिए, सेकेंड क्वेश्चन सही हो रहा है तो भी उस पर टिक लगाइए, थर्ड क्वेश्चन सही हो रहा है तो टिक लगाइए, अगर चौथा गलत मान लीजिए सवाल आपका गलत हो रहा है तो इस पर क्रॉस लगे। ऐसे बेस्ट एनालिसिस है, आप देख लेंगे और उस क्वेश्चन भी आसानी पहुंच जाएंगे। तो इससे तरीका है दोस्त अपनी तैयारी को बहुत अच्छी करने का और एनालिसिस करने का कि आपका किस जोन में वीक बता रहा है तो उसको आप मजबूत बनाएंगे। ओके तो भरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। रानी की बाव यानी रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो रानी की बावड़ी गुजरात में स्थित है, लेकिन किस नदी के तट पर स्थित है ये पूछा है, तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बी ऑप्शन भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किस पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है?
तो मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किस पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है? तो दोस्त याद रखिए कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है मदर ऑफ मोहिनीअट्टम। बी ऑप्शन भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है? किसे प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो भाई याद रखिए ग्राम पंचायत निकाय को। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। भारत में पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? भाई भारत में पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था, ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पे एकता दिवस कब मनाया जाता है ये सवाल पूछा है, तो 31 अक्टूबर 2014 को। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42, 61, 39 या 52? तो साथ ही याद रखिएगा 42 को बोला जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो याद रखिए दोस्त एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स भी लिखे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा है, लेकिन द ब्रोकन विंग नहीं लिखा। अब आपसे एक सवाल आज की सेशन पूछ रहे हैं कि द ब्रोकन विंग पुस्तक को किसने लिखा है? चलिए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए कि किसने लिखा है। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। फुटबॉल के मैदान के पिच का आयाम क्या होता है? तो भाई कितना मीटर लंबा होता है और कितना मीटर चौड़ा होता है फुटबॉल के मैदान का आयाम, बताइए। तो याद रखिए दोस्त 105 मीटर लंबा होता है और 68 मीटर चौड़ा होता है। ये ऑप्शन 105 मीटर साथ ही लंबाई में बड़ा होता है, लेंथ होता है उसका, और 68 मीटर ब्रेथ होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। अदृश्य रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। अदृश्य रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है क्या कहलाती है? तो मेरे दोस्त याम उत्तर बोला जाता है। ये ऑप्शन याम उत्तर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। पृथ्वी का जुड़वा के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? भाई पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सा ग्रह के नाम आप जानते हैं? बृहस्पति, शनि, शुक्र या मंगल? जो सबसे चमकीला ग्रह है, जो कि सांझ का भोर का तारा भी उसे बोलते हैं, सबसे गर्म ग्रह भी बोलते हैं उसे, तो कौन है ऐसा ग्रह? शुक्र है सर जी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी से एक सवाल पूछने जाएंगे कि किस ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं, बताइए। इसी ऑप्शन में दिया है वो ग्रह कि लाल ग्रह वाला वही ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन है, ए, बी, सी या सी, डी। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने स्वर्ण मंदिर का निर्माण का मार्गदर्शन किया था? तो किस सिख गुरु ने साथी स्वर्ण मंदिर का निर्माण का मार्गदर्शन किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। देवराय द्वितीय की अवधि के दौरान किस फारसी विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? बताइए। देवराय द्वितीय की अवधि के दौरान किस फारसी विद्वान ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो याद रखिए अब्दुल रज्जाक ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का फसल कटाई त्यौहार है? दक्षिण भारत का फसल कटाई त्यौहार कौन सा इनमें से? बैसाखी, बिहू, पोंगल या धनतेरस? सर जी पोंगल है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। एल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? भाई बताइए एल नीनो किस महासागर में बहता है? आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक या प्रशांत महासागर में? तो सर जी एल नीनो प्रशांत महासागर में विकसित होता है। डी ऑप्शन भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी? नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी? तो दोस्त याद रखिए चोल काल के दौरान बनाई गई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। मेघदूत की रचना भारत के किस कवि ने की थी? तो साथी मेघदूत की रचना भारत के किस कवि ने की थी? तो याद रखिए कालिदास ने किया था। डी ऑप्शन भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए।
किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो भाई ऐसे कौन भारतीय वैज्ञानिक है, उनको भाई नोबेल पुरस्कार भी मिला है प्लस भारत रत्न भी मिला है। तो ऐसा कौन है हमारे भारत के वैज्ञानिक साहब? तो डॉक्टर सीवी रमन है दोस्त, याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो टोटल 29 विषय दिए गए हैं। बी ऑप्शन भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर आज के सेशन से। भाई एक आप सभी से एक दवा पूछ रहे भाई, सर्दी जुकाम पकड़ा यार, गला बहुत फंस रहा है, कोई दवाई हो तो बता दीजिए यार। आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आपको लग रहा होगा, लेकिन दोस्त आपके लिए हम क्लास मिस नहीं करेंगे भाई, लगातार आपके लिए मेहनत करें, बस आपको वैसे ही मेहनत करनी है दोस्त। चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, बस यही हमारा है साथी। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, डाउट हो रहा है तो आप ज़रूर पूछें। लगातार सुबह 8 बजे क्लास हम डेली का डेली प्रोवाइड करते हैं, सेम डे साथी सेम टाइम पे प्रोवाइड करते क्लास। ऐसा दिन भी नहीं होता है कि एक दिन भी ऊपर नीचे हो भाई। ओके दोस्त, तो अपनी तैयारी आप लोग ज़बरदस्त रखिए, कोई दिक्कत परेशानी होती तो हम आपके साथ खड़े हैं दोस्त, हमेशा रहेंगे जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। ओके दोस्त, तो और भी आपको कोई सब्जेक्ट्स में डाउट हो रहा है तो वो पूछिए, उसका भी हम साथ ही लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे ज़रूर। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।